नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि जब हमें अपने विश्वासों के विपरीत कोई बात पता चलती है, जब हमें अपने विचारों के विपरीत कोई बात पता चलती है, या जो जानकारियां हम बचपन से रखते आ रहे हैं उनके विपरीत कोई बात पता चलती है, तो हमें इतनी बेचैनी क्यों होती है। मनोविज्ञान में इस बेचैनी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। और हमने यह भी देखा कि उस कॉग्निटिव डिसोनेंस या उस बेचैनी को कम करने के लिए हम जस्टिफिकेशन या रैशनलाइजेशन का सहारा लेते हैं। परंतु जो कुछ व्यक्ति उस बेचैनी को जस्टिफिकेशन या रैशनलाइजेशन से कम नहीं कर पाते हैं, तो वे फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे हिंसा का सहारा लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अपने विश्वासों के विपरीत जाने वाली बात को लेकर आज समाज में इतनी ज़्यादा हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। तो जिन मित्रों ने अभी तक वह वीडियो न देखा हो, उनके लिए मैं लिंक ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके वे उसे देख सकते हैं। उस वीडियो को आप सभी मित्रों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने सकारात्मक टिप्पणियां की और कुछ लोगों ने मुझसे उस विषय में कुछ जिज्ञासाएं भी व्यक्त की हैं। कुछ लोगों ने कॉग्निटिव डिसोनेंस के और कुछ अन्य उदाहरणों को बताने के विषय में भी कहा है, जिससे कि वे सामान्य जो हमारा रहन सहन है या जो हमारी सामान्य दिनचर्या है उसमें इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उसको वो कैसे पहचान सकें, कैसे जान सकें कि अब उनके साथ कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है। वैसे तो यदि हम जो भारतीय अध्यात्म कहता है, प्राचीन भारतीय ज्ञान कहता है कि यदि हम जागृत अवस्था में रहते हैं, यदि हम शुद्ध चैतन्य की पूर्ण निर्विचार अवस्था में रहते हैं, तो हम आसानी से उस जो बेचैनी है उसको पहचान सकते हैं और आसानी से यह भी समझ सकते हैं कि यह बेचैनी हमें क्यों हो रही है। क्या हम जो अभी तक जानते आए हैं वो गलत जान रहे हैं, या जो हमें तथ्य आज पता चल रहे हैं वो सत्य हैं। तो हम ध्यान की अवस्था में या शुद्ध चैतन्य की निर्विचार अवस्था में उन विषयों का अध्ययन बिना प्रभावित हुए अथवा साक्षी रूप से कर सकते हैं। तो यह तो हो गई आदर्श स्थिति। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम उस स्थिति को पहचान नहीं पाते हैं और हम लोगों से बहस या वाद विवाद में पड़ जाते हैं। तो कुछ सामान्य घटनाएं ऐसी हैं जिनके विषय में मैं बताना चाहूँगा, और जब हम देखेंगे कि अक्सर हमारी आम दिनचर्या में इस तरह की घटनाओं से हमारा आमना सामना होता ही रहता है। सबसे सामान्य उदाहरण तो है कि जैसे कल्पना करिए एक व्यक्ति है जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है। वह सिगरेट भी पीता है और शराब भी पीता है, परंतु एक दिन उसे पता चलता है कि इन दोनों से उसके जीवन में बहुत हानिकारक दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। इनसे बहुत गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तंबाकू से और सिगरेट से कैंसर उत्पन्न हो सकता है। शराब पीने से लिवर खराब हो सकता है, हृदय की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। और जब यह बात उसे पता चलती है तो उसे बेचैनी होती है, क्योंकि वह तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर ही रहा है। वह इस बेचैनी को कम करने के लिए जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन का सहारा लेता है। वो जस्टिफाई करता है कि हमें तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, रात भर जाग कर काम करना पड़ता है, मेरी तो नाइट ड्यूटी रहती है। या विद्यार्थी कहते हैं कि हमें रात भर पढ़ना पड़ता है, उसके लिए जगने के लिए हम स्मोकिंग करते हैं। जो टोबैको का सेवन करते हैं वो लोग कह देते हैं कि दांत में दर्द हो रहा था इसलिए हमने तंबाकू खाना शुरू किया, या पेट साफ नहीं होता था उसके लिए हमें तंबाकू का सेवन करना पड़ा, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो तर्क वो देते हैं वो अपने कृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसके कारण हमको ऐसा करना पड़ता है। और इसी तरह से शराब के विषय में लोग उदाहरण देते हैं कि जब मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा हम दुख में थे इसलिए हमको लेना पड़ा। या हम अपने मित्रों के साथ जब बैठते हैं तो हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं, हमारे ऊपर इतना बड़ा पीयर प्रेशर रहता है लेने का, समाज हमें बैकवर्ड समझने लगता है इसलिए हम लेने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने कृत्यों को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है, जबकि अंदर से वह जान चुका है कि यह गलत है और इसका उसके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव हो रहा है। और रैशनलाइज करने की कोशिश जब वह व्यक्ति करता है तो वो दूसरे विभिन्न तर्क भी देने की कोशिश करेगा। आपने अक्सर सुने होंगे, जैसे जो स्मोकर्स होते हैं वो कहते हैं कि फलाने तो इतने वर्षों से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। ये फलाने पत्रकार जो वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रहे हैं वो तो 95 ईयर्स की उम्र तक प्रतिदिन शराब का सेवन करते रहे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह के जो उदाहरण लोग प्रस्तुत करते हैं, या वो यह भी कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि 2 पैक प्रतिदिन लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और कुछ लोग उससे आगे भी बातें करते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब तो स्वयं शराब का सेवन करते हैं। तो ये अपने कृत्य को रैशनलाइज करने की बात ही है। और यदि हम समझने की कोशिश करें, अगर हम न्यूट्रल होकर देखने की कोशिश करें, जिसको हम साक्षी की अवस्था कहते हैं, यदि साक्षी होकर हम देखने की कोशिश करें तो हम समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति अंदर से अच्छी तरह से जानता है
कि स्मोकिंग के और ड्रिंकिंग के दुष्परिणाम होते हैं, परंतु चूंकि वह स्मोकिंग करता है, चूंकि वह ड्रिंकिंग करता है, तो उसे जस्टिफाई और रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वह स्वयं को होने वाली बेचैनी को कुछ कम कर सके। तो यह तो एक बहुत सामान्य उदाहरण हो गया जो आप सबने अवश्य देखा होगा। दूसरा एक और उदाहरण है, वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाबाओं की और धर्म गुरुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके भक्त हैं, उनकी संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो उनके कथन के आधार पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कल्पना करिए कि कभी किसी समय कोई एक ऐसा ही धर्मगुरु किसी कृत्य में, किसी आपराधिक कृत्य में पकड़ा जाता है, और जब वो पकड़ा जाता है तो जो व्यक्ति उसके अनुयायी बने हुए थे या जो उसके भक्त बने हुए थे, कभी आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा, वो अधिकतर अभी भी उसके साथ जुड़े रहते हैं और उससे अलग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी अब बेचैनी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको अभी तक जो जानकारी थी, जो अभी तक उनका विश्वास था अपने धर्मगुरु के ऊपर, वह अब हिलने लगता है। उन्हें पता चलता है कि जिस व्यक्ति को वो धर्मगुरु मानते थे वह तो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है। तो सबसे पहले वो अपने उसके फॉलोअर होने को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। पहले वो बताता है कि इतने हजारों लाखों उसके शिष्य थे, भक्त थे, तो मुझको लगता था कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने विद्वान लोग भक्त हैं तो निश्चित ही उनमें कोई ना कोई बात होगी, इसलिए मैं भी जुड़ गया। या वह यह भी कहने की कोशिश करता है कि कई बार हमारे यहाँ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, हमारे पिताजी मानते थे तो मैं भी मानने लगा, या हमारी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि हमें उनकी शरण में जाना पड़ा और वहाँ से मुझे लाभ हुआ, इसलिए मैं भी मानने लगा। इस तरह के तर्क वह देने की कोशिश करता है अपने कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए कि वह उनका फॉलोअर क्यों बना, और फिर उसके साथ ही उसको रैशनलाइज करने की भी कोशिश करता है। जैसे वो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ऐसे लोग यही तर्क देते हैं कि वो बाबा को तो फंसाया जा रहा है, वो धर्मगुरु तो ईमानदार हैं, ये सांप्रदायिक कारणों से हमारे जो संप्रदाय के धर्मगुरु हैं उनको फंसाया जा रहा है, उनके पीछे गहरी साजिश है, या जो सीडी पकड़ी गई है वो नकली सीडी है, या फेक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं हमारे धर्मगुरु को फंसाने के लिए, वगैरह वगैरह। इस तरह के तर्क देने की कोशिश करता है, वह यह बताने के लिए कि वह जिस धर्मगुरु का अनुसरण कर रहा है वो तो सही है, और बेसिकली अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो अपने अंतर्मन में स्वयं को समझा रहा होता है कि उसने कोई गलत निर्णय नहीं लिया था। क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हम आज तक जो सोच रहे थे, जो हम निर्णय ले रहे थे, वो गलत जानकारियों पर आधारित था और इसीलिए हमारे निर्णय भी गलत हो रहे थे, तो हम उसे आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और यह बात सिर्फ धर्मगुरुओं तक ही नहीं है। इसी तरह का अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स में विश्वास करते हैं और उनकी भविष्यवाणियों के आधार पर ही अपनी दिनचर्या तय करते हैं। परंतु जब उनको पता चलता है कि कहीं से ऐसा कुछ लेख आता है या विज्ञान के द्वारा यह बताया जाता है कि आज की तारीख तक एस्ट्रोलॉजी को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं किया जा सका है, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और यह भी आप देखें कि कभी अगर उन्हें कोई प्रेडिक्शन बताया गया हो और वो प्रेडिक्शन सत्य नहीं होता है बल्कि उसके बिल्कुल उल्टी ही बात होती है, तो भी वो उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि किसी ने कहा कि साहब विज्ञान तो आज कह रहा है कि ज्योतिष अभी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं है, या कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया कि प्राचीन जो हमारा वैदिक ज्ञान है उसमें नक्षत्र विज्ञान था। ज्योतिष का अर्थ, ज्योतिष दो तरह के भागों में बटा हुआ है, एक नक्षत्र विज्ञान है जिसे गणित ज्योतिष कहते हैं, और एक भविष्यवाणियों से संबंधित, प्रेडिक्शन से संबंधित शाखा है जिसे फलित ज्योतिष कहते हैं। तो जब लोग उन्हें कहने की कोशिश करते हैं कि जो वैदिक ज्ञान था वह तो नक्षत्र विज्ञान का था, उसमें किसी तरह की भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन की बात नहीं की जाती थी, तो जब वो इस बात को सुनते हैं तब फिर उनके मन में भी बेचैनी होती है, क्योंकि आज तक वे ज्योतिष पे बहुत गहरा विश्वास करते आए हैं, या ये हम भी कह सकते हैं कि अंधविश्वास करते आए हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह अभी आज की तारीख तक वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं है, तो वे फिर उसके लिए जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन की कोशिश करते हैं। जस्टिफिकेशन में वो सबसे पहले ये कहते हैं कि वैसे तो मैं इन सब बातों को मानता नहीं हूँ, परंतु क्या करें, ऐसी कुछ पारिवारिक स्थितियाँ हो गई, फलाने जो हमारे चाचा जी हैं वो गंभीर रोग से ग्रसित हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया तो हमें ज्योतिषी की शरण में जाना पड़ा, या परिवार में बहुत सारी विपत्तियाँ अचानक आ गईं तो हमें ज्योतिषी की शरण में जाना पड़ा। और कई बार ऐसा होता है कि एक आध घटना तो ऐसी भी देखी गई कि जिसमें ज्योतिषी ने उन्हें इन विपत्तियों को देखते हुए एक रत्न भी सजेस्ट किया, जो रत्न उन्होंने पहना, और पहले तो वो ये कहते थे कि इससे रत्न से मुझे बहुत लाभ हो रहा है,
लेकिन फिर एक दिन दुर्घटना हुई और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि उनके शरीर की लगभग सारी हड्डियां टूट गईं, उनकी आंतें फट गईं, उनके लिवर और किडनी में चोट पहुंची, नुकसान हुआ। साथ ही साथ मस्तिष्क में चोट लगने के कारण वो कई दिनों तक कोमा में रहे। लेकिन जब वो होश में आए, जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए, तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये आप तो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी में और आप तो रत्न पहने हुए थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो उनका तर्क ये था कि आप देखिए, रत्न क्रैक हो गया है, इसलिए यह मैं कह सकता हूँ कि वैसे तो मेरी मृत्यु लिखी थी, लेकिन इस रत्न ने मुझे बचा लिया। अब उनसे अगर कोई यह कहे कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें शरीर की आपकी सारी हड्डियाँ टूट गईं, आपके जीने मरने का प्रश्न आ गया, जो गाड़ी थी वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, चूर चूर हो गई, तो वो रत्न के चूर होने की संभावना तो उसमें बनती ही है। परंतु वे अपने जो विश्वास है उससे हिलने के कारण जो बेचैनी उत्पन्न हो रही है, उसको दूर करने के लिए इस तरह का जस्टिफिकेशन देते हैं और रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइज करने की कोशिश इस तरह से करते हैं कि वो बताते हैं कि यह पूर्णतः एक विज्ञान है और यह कैलकुलेशंस पर आधारित है, जबकि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कैलकुलेशंस पर आधारित जो ज्योतिष है उसे हम नक्षत्र विज्ञान कहते हैं, वो एस्ट्रोनॉमी है और वो पूरी तरह से साइंस है। परंतु फलित ज्योतिष जो है अभी तक वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं है। तो दूसरा वो तर्क यह देते हैं कि ज्योतिष तो सही है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, और इस तरह की बातें करके वे अपने मन को सांत्वना देते हैं। वे खुद के जो विश्वास हैं उसको हिलने से बचाने के लिए, अपने मन में उत्पन्न होने वाली बेचैनी को रोकने के लिए इस तरह के जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन करते हैं। और सामान्य उदाहरणों में अगर हम चलते जाएं तो बहुत सारे सामान्य उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी आपने अवश्य सुनी होगी कि लोमड़ी ने सोचा कि वो उछलकर अंगूर खा लेगी, परंतु उछलने के बाद भी जब वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाई, उसका जो विश्वास था कि वो उछलकर उस अंगूर को खा लेगी, वह भंग हो गया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं उछलकर अंगूर नहीं खा सकती हूँ, उसने यह कहा कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। तो यह भी एक जस्टिफिकेशन ही है। खुद के जो विश्वास हैं, खुद के जो विचार हैं, जो खुद की जानकारियाँ हैं, उनके हिलने से जो हमारे शरीर में बेचैनी हो रही है उसको कम करने का एक प्रयास है। एक सामान्य उदाहरण और मैं बताना चाहता हूँ अंत में कि कुछ मित्र थे, उनमें से एक मित्र एक महानगर के जो चोर बाज़ार जैसे बाज़ार में एक दुकान में जाकर एक टी शर्ट खरीदता है और उस टी शर्ट में बहुत सारे रंग थे, बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, कोटेशंस लिखे हुए थे, और साथ ही साथ दुकानदार उन्हें एक गारंटी कार्ड भी देता है कि यह टी शर्ट के रंग और इस टी शर्ट का कपड़ा वर्षों तक चलेगा। उसको लेकर जब वह मित्र अपने मित्रों के पास आता है तो उसके मित्र हंसने लगते हैं, कहते हैं अरे वो तो चोर बाजार था, कहाँ तुम फंस गए, वहाँ तो सब नकली माल मिलता है, वहाँ सब घटिया माल मिलता है। और वो लोगों को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पहले तो उसने अपने कृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं नहीं देखो, मुझको उसने दुकानदार ने गारंटी कार्ड भी दिया है, मेरे पास गारंटी कार्ड है। तो लोग अब और ज़्यादा हंसने लगे, बोले कि इस तरह का गारंटी कार्ड कोई टी शर्ट्स में नहीं देता है। तो फिर जब बात ज़्यादा होने लगी तो वो अपने कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि आप शर्त लगा लो, इसका रंग इतने साल तक नहीं जाएगा, इतने वर्षों तक यह टी शर्ट चलेगी। तब उसके मित्रों ने कहा कि चलो अच्छा है, ऐसी बात है तो हम शर्त अभी लगाते हैं और अभी ही इतने इतने रुपए की शर्त लगती है और इस टी शर्ट को हम अभी धोते हैं और देखते हैं कि क्या परिणाम आता है। और एक बार में ही अगर परिणाम नहीं आया तो भी हम आपको सारे जो शर्त के रुपए हैं वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सारे मित्र गए और उन्होंने जैसे ही उस टी शर्ट को बाल्टी में डाला, उस टी शर्ट का पूरा रंग उतर गया, जितने कोटेशंस उसमें प्रिंट थे वो सब धुल के बह गए। और साथ ही साथ जब टी शर्ट सूखी तब वो सिकुड़ के छोटी भी हो गई। अब उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी भी होने लगी। वो दुकानदार के भी पास गया तो दुकानदार ने उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया, उसको वहाँ से भगा दिया, बोला हमारी दुकान की तो ये टी शर्ट ही नहीं है, हम नहीं जानते आपको, ये कहाँ से ले आए। गारंटी कार्ड भी उसने फाड़ के फेंक दिया। अब इनको जब बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी, अब दोस्त भी उनके ऊपर हंसने लगे कि कहाँ है गारंटी कार्ड और कहाँ है तुम्हारा टी शर्ट का कलर और जो वर्षों तक चलने की बात थी। तो अब वो उस कृत्य को रैशनलाइज करने की कोशिश करने लगा। अब उस युवक ने यह कहना शुरू किया कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो अभी छोटे कपड़े पहनने का, जो आप देखिए छोटे टी शर्ट्स और छोटे शर्ट्स और छोटे सूट्स पहनने का फैशन ही है। तो हम लोग थोड़ा सा फिटिंग से छोटे कपड़े पहनते हैं, इसलिए वो बड़ी टी शर्ट आ गई थी, वो तो अब धुल के सही साइज़ में आ गई है। और दूसरा इससे एक और फ़ायदा हो गया है कि ये अब जो है हमारा छोटा भाई भी पहन सकता है। और साथ ही साथ जो रंग उड़ गए उसके लिए वो ये कहता है कि रंग तो क्या है कि बहुत ज़्यादा भड़कीले हो रहे थे,
अब ये सोबर हो गई टी शर्ट, तो अब ये अच्छी लगने लगी। और इसके साथ उसने ये भी कहा कि कोटेशन तो जो लिखे थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए अच्छा ही हुआ कि वो धुल गए। ये बातें वो क्यों कर रहा है? ये बातें वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि वह छला गया है, उसे धोखा दिया गया है, वह बेवकूफ़ बन चुका है। उस दुकानदार ने उसे बेवकूफ़ बनाकर एक घटिया टी शर्ट महंगे दामों पर बेच दी है। अब चूंकि वह अपने आप को स्वयं को बेवकूफ़ बना हुआ या ठगा हुआ जाना नहीं स्वीकार करना चाहता है, इसलिए वो इस तरह के तर्क दे रहा है, इस तरह की जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन दे रहा है, जिससे उसकी बेचैनी कुछ कम हो सके। तो अगर हम गहराई से देखने की कोशिश करें, ध्यान दें, तो जीवन में हम सब ऐसा करते हैं। हम सब अपने कृत्यों को, अपनी जानकारियों को, अपने विचारों को, अपने विश्वासों को जस्टिफाई और रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जबकि आदर्श स्थिति यह है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान से पहले देखना चाहिए, निष्पक्ष और न्यूट्रल होकर साक्षी भाव से, जिसे अध्यात्म में कहा गया है, उस घटना को या उस तथ्य का विश्लेषण करना चाहिए। और जब हम उस तथ्य को निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आज तक जो हम जानते आ रहे हैं, या जो अभी हमारी जानकारी है, या जो अभी हमारे विश्वास हैं, वो निराधार हैं। और यह जो तथ्य आज हमारे सामने आया है, यही सत्य है। तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे? हमें उस स्थिति में बिल्कुल ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहिए कि जो हम आज तक जान रहे थे वह गलत था। आज हमें सत्य पता चला है, आज हमें तथ्य पता चला है, तो अब हम इसे स्वीकार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी बेचैनी भी तुरंत कम हो जाएगी, जो आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो भी कम हो जाएगा। परंतु साथ ही साथ आप जो अभी तक गलत मार्ग पर चल रहे थे, उससे हटकर सही मार्ग पर आ जाएंगे। और यदि हम उसे जस्टिफाई या रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी सही मार्ग पर नहीं आ पाएंगे, हम गलत मार्ग पर ही चलते रहेंगे, हम अपनी बेचैनी को कम करने के तरीके ढूंढते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज से हम सभी भी, जब कोई भी तथ्य हमारे सामने आता है, कोई फैक्ट हमारे सामने आता है, कोई जानकारी हमारे सामने आती है, कोई सत्य हमारे सामने आता है जो हमारे पुराने विश्वासों को, हमारी जानकारियों को हिला देता है, या हमें बताता है कि जो हम आज तक जान रहे थे वह सब गलत था, तो हमें निष्पक्ष रूप से उसका अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके सत्य को स्वीकार करना चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारियाँ आपको समय पर मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु चैनल को अवश्य फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तब यह ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। धन्यवाद।